नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 7 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा जो एआई को लेकर एक लीगली बाइंडेड पहली बार एक समझौता किया गया है, जिसमें कई सारे देश जुड़ रहे हैं और उस समझौते को ओपन किया गया है कि दुनिया के बाकी देश भी जुड़ सकते हैं। उसको आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हेडलाइन देखिए क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है न्यू ट्रीटमेंट रेजिम फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को लेकर मैंने आपको समझाया था। BPALM ये एक नई तकनीक है, इसमें 3 दवाओं का संयोजन यूज किया जाता है। किसके लिए? तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के ऐसे मरीज जिन पर बहुत सारी दवाइयां अब काम नहीं कर रही हैं, उनके शरीर में जो इन्फेक्शन है उसने खुद को ड्रग रेसिस्टेंट बना लिया है, यानी कि दवा प्रतिरोधी हो गया है। वो दवा उन पर काम नहीं कर रहा है। उसको लेकर भारत सरकार ने अप्रूवल कर दिया है किसका? तो BPALM रिजीम जो है अब इसको शुरू किया जाएगा। इसमें दरअसल 4 दवाओं का होता है संयोजन, मैंने 3 बोल दिया था। आप उन दवाओं के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। दवाओं के नाम अगर आपको याद रखने हैं तो एक बार को रख लीजिएगा, या हिंट भी अगर याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये 4 दवा चर्चा में किससे संबंधित हैं, या BPALM रिजीम जो है ये क्या है। ये 3 दवाओं का संयोजन है, 4 दवाओं का है। इस तरह के घटिया फैक्ट भी PCS में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। ओके, चूँकि मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है इसलिए देश भर में इस चीज़ को अब अप्लाई किया जाएगा। डॉक्टर्स इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी इसका उपयोग शुरू हो जाए। मैंने जब इसको पढ़ाया था आपको तो ये भी समझाया था कि इसका जो ठीक करने का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। 18 से 24 महीनों में अभी वर्तमान के दवा में ठीक हो पाता है अगर किसी का, तो उसको ये कम करके मात्र 6 मंथ में सही कर देगा। भारत में करीब 75 से 80 हज़ार टीबी ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर में ड्रग रेसिस्टेंट बन गया है, दवाएं उन पर सही से काम नहीं कर पाती हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हेडलाइन को, एक और है हेडलाइन जो बड़ा ही दुखद है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग एआई के लीगली बाइंडेड जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसको भी देखेंगे। देखिए क्या है कि एक आदमी की मृत्यु हुई, रॉकेट अटैक हुआ मणिपुर के ex-CM के हाउस पर। आप समझ सकते हैं कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए, बिहार के CM या ex-CM के घर पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो, आप उसको क्या समझेंगे कि किस तरह की परिस्थिति बन गई है। किसी CM के हाउस के सामने अगर गोली भी चल जाए तो हेडलाइन बन जाता है कि भाई गोली चल गया है। मणिपुर की हालत ये हो रखी है। फिर भी अगर इस पर कोई बात करता है तो उसको एंटी BJP, एंटी गवर्नमेंट, पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। ये वो सच्चाई है जिससे हम आंख नहीं चुरा सकते हैं। देश का एक राज्य अभी भी इतनी वायलेंस में बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ है और सुलझने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। देख ही सकते हैं आप, हर रोज़ ही वहाँ से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, हर रोज़ ही सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। चलिए ज़रा एआई को समझते हैं, लीगली बाइंडेड एआई फ्रेमवर्क को समझेंगे। याद रखिएगा, दुनिया में पहली बार इस तरह का समझौता हुआ है, इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको ध्यानपूर्वक आज हम लोग समझेंगे। जब पर्यावरण को लेकर पहली बार समझौता हुआ था तो आज तक वो पूछा जाता है। 1972 स्टॉकहोम आज तक पूछा जाता है। वो 1992 रियो जो समिट था वो आज तक पूछा जाता है। इसी प्रकार से ये जो है समझौता है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। आप इसका उपयोग भी करेंगे उत्तर लेखन में भी और निबंध लेखन में भी। ओके, देखिए क्या है ये समझौता। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूरोप की परिषद ने एआई पर पहली वैश्विक संधि को हस्ताक्षर के लिए खोला है। यूरोप की परिषद कहा जाता है इसको, काउंसिल ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये EU से अलग होता है, EU से अलग होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार, यही इसका मुख्य रूप से पहलू रखा गया है। लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्या कहा जाता है इसको? यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन, CETS नंबर 225 को विनियस में यूरोप परिषद के न्याय मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए खोला गया है। अब दुनिया के कोई भी देश इसको अपना सकते हैं, इस हेतु इसको ओपन किया गया है। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई सिस्टम का उपयोग मानवाधिकार, लोकतंत्र व कानून के शासन के साथ पूरी तरह से सुसंगत हो। रूल ऑफ लॉ हो गया,
ह्यूमन राइट हो गया और डेमोक्रेसी। एआई का उपयोग इन तीनों के पक्ष में होना चाहिए, न कि इसके विरोध में होना चाहिए। इस तरह का एआई सिस्टम बने जो इसको बढ़ावा दे, न कि इसका उल्लंघन करे। इसी को लेकर यूरोप की जो काउंसिल है उसने इस फ्रेमवर्क को अपनाया है और ये लीगली बाइंडेड फ्रेमवर्क होगा। दुनिया का पहला एआई के लिए लीगली बाइंडेड फ्रेमवर्क है ये। फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा गणराज्य, सैन मैरिनो, यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ इजराइल, यूएसए और यूरोपीय संघ ने भी हस्ताक्षर किए हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो पूरा वेस्टर्न गुट जो है उन सभी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या एशिया का कोई देश शामिल है इसमें हस्ताक्षरकर्ता में? नहीं। एशिया का इजराइल तो शामिल है यहाँ पर, बाकी कोई देश यहाँ पर शामिल नहीं है। काउंसिल ऑफ यूरोप महासचिव मारिजा पेजिनोविच बुरिक ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई का उदय हमारे मानकों को बनाए रखे। ये मैंने काउंसिल ऑफ यूरोप के वेबसाइट से ही इस कंटेंट को उठाया है, वहीं से इसको कॉपी किया है मैंने, न कि उन्हें कमतर करे। फ्रेमवर्क कन्वेंशन को बस यही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक मजबूत और संतुलित पाठ है। यह उसे खुले और समावेशी दृष्टिकोण का परिणाम है जिसके द्वारा इसे तैयार किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कई और विशेषज्ञ दृष्टिकोण से लाभान्वित हों। ये ट्रांसलेटेड है इसलिए हिंदी आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन इसका तात्पर्य ये है कि समावेशी एआई बनाना है जिससे सभी को लाभ पहुंचे और ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन कतई न हो। 3 इसके मुख्य पिलर रखे गए हैं, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक खुली संधि है जिसकी संभावित वैश्विक पहुंच है। खुली संधि का तात्पर्य होता है कि कोई भी देश इस पर हस्ताक्षर करके इसको अपना सकते हैं। जैसे इजराइल ने अपनाया है, यूके ने अपनाया है, यूएस ने अपनाया है, उस तरह से कोई भी देश इसको अपना सकते हैं। ये कई हस्ताक्षरों से पहला होगा, इसके तुरंत बाद अनुसमर्थन होगा ताकि संधि जल्द से जल्द लागू हो सके। जब कई सारे देश इस पर साइन कर देंगे उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा बाध्यकारी रूप से। यह संधि एआई सिस्टम के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करने वाला कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह एआई की प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देती है। मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून के शासन इसके लिए द्वारा उत्पन्न होने वाले जोखिम का भी प्रबंधन करती है कि कहीं से भी एआई के द्वारा इन 3 जो मुख्य मूल्य रखे गए हैं, इसमें वैल्यूज़ डिसाइड किए गए हैं, उस पर कभी भी कोई संकट ना उत्पन्न हो। समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए यह प्रौद्योगिकी तटस्थ है, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर इसको तटस्थ बनाया गया है। ये किसी भी चीज़ का पक्ष नहीं लेती है, इसका अपना ही पक्ष है, किसी के भी पक्ष को सम्मिलित नहीं करती है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 17 मई 2024 को यूरोप के परिषद के मंत्रिपरिषद द्वारा समिति द्वारा अपनाया गया था। यूरोप की परिषद के 46 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ व गैर सदस्य देश जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, होली सी, इजराइल, जापान, मेक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और उरुग्वे ने संधि पर बातचीत की। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षा के प्रतिनिधियों ने पर्यवेक्षकों के रूप में योगदान दिया। बातचीत में तो जापान वगैरह भी शामिल थे। अपनाने वाले में भी इजराइल का नाम आया है, आने वाले दिनों में बाकी का भी नाम आ सकता है। यह संधि उस महीने के पहले दिन से लागू होगी जिस दिन 5 हस्ताक्षरकर्ता, जिनमें से कम 3 यूरोपीय परिषद के सदस्य देश शामिल हैं, ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया भर के देश इसमें शामिल होने और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होने के पात्र होंगे। कोई भी देश दुनिया का होगा वो इस संधि को अपना सकता है और इसमें पात्र हो सकता है। ऑब्जर्वर के रूप में कई सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक क्षेत्र हैं, नागरिक समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको भी शामिल किया गया था जब इसको बनाया जा रहा था। हस्ताक्षरकर्ता में कई सारे देश के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है अपना भारत दवा प्रतिरोधी टीबी हेतु बीपाम पद्धति लागू करेगा। बीपाम को इन्होंने हिंदी में इस तरह से लिख दिया है। दरअसल BPLAM ये तकनीक ही है, BPALM ये तकनीक है। इसमें 4 दवाओं का संयोजन उपयोग किया जाता है एंटी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए। ये शब्द अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। एंटी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का मतलब होता है ऐसे टीबी के पेशेंट जिन पर दवाएं काम करना कम कर चुकी हैं या बंद कर चुकी है, बेअसर होता है। टीबी के दौरान कई सारे दवाएं खानी पड़ती है, तो धीरे धीरे करके जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया है वो क्या करता है, खुद को ड्रग रेसिस्टेंट बना लेता है और इस ड्रग रेसिस्टेंट के कारण से मरीजों को ठीक करने में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से विश्व स्वास्थ्य संगठन के लगभग 2 वर्ष पहले की सिफारिश के बाद भारत दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए BPALM पद्धति को लागू करने की तैयारी कर रहा है और कल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। सवाल निश्चित मानकर चलिएगा, आपसे पूछा जाएगा PT एग्जामिनेशन में BPALM पद्धति के बारे में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा प्रतिरोधी क्षयरोग के लिए नवीन मौखिक उपचार पद्धति उपयोग की सिफारिश की है, जो बेहतर और तीव्र उपचार परिणाम प्रदान करती है, रोगियों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करती है। भारत इस उपचार को लागू करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देने की भी तैयारी कर रहा है। ये जो उपचार की नई तकनीक होगी, इसके लिए अब ट्रेनिंग भी शुरू कर रही है भारत सरकार, और इसको लागू भी कर रही है कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाए, ताकि जो ड्रग रेसिस्टेंट वाले रोगी हैं उनका भी इलाज आसानी से हो सके। अब ये पद्धति क्या है, ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें दवाओं के कुछ नाम आएंगे। BPALM पद्धति में बहुऔषधि प्रतिरोधी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, क्या कहा जाता है इसको, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, या रिफाम्पिसिन प्रतिरोधी क्षय रोग के उपचार के लिए बेडाक्विलाइन, पीटोमाइनिड, लाइनोजोलिड और मोक्सीप्लोकॉक्सिन, ये दवा है 4। अब मेडिको जो होंगे उनके लिए तो आसान होता है ये चीज़, लेकिन हमारे लिए कठिन होता है ना। तो इसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान में रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम में आपको फंसाने के लिए हो सकता है इनमें से 2 ही दवा का नाम दे और पूछे कि हाल ही में ये चर्चा में रहे तो ये क्या है ना। तो इसलिए 4 में से मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 3 के नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आप वहाँ पर कर सकें। ओके, रटना नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो वर्ड आपके आंखों में आ जाएगा, और वो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप अचानक से उसको क्या कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। रिफाम्पिसिन सबसे महत्वपूर्ण प्रथम पंक्ति टीबी प्रतिरोधी दवाओं में से एक है। वर्तमान में लगभग 40 देशों के टीबी रोगियों को एक नई पद्धति तक पहुंच पाते हैं। दुनिया के 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया है और रिजल्ट भी पाया है कि 6 महीने में करीब में ये क्योर करता है। किसको, तो ड्रग रेसिस्टेंट रोगियों को। बीपाम प्रोटोकॉल अधिक प्रभावी है तथा इसकी उपचार अवधि प्रचलित 18 से 24 महीनों की तुलना में 6 महीने ही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक टीबी मामलों में से 27% भारत में है। आने वाले समय में इससे लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज एक बिहार स्पेशल का भी टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्षय रोग के बारे में आप ज़रा समझते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट में अगर सवाल मैं ही आपसे पूछूँ ना क्षय रोग के बारे में, तो भी आप गलत कर देंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। टीबी एक वायुजनित जीवाणु संक्रमण रोग है, वायुजनित है पहला कीवर्ड, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण से होता है। दूसरा कीवर्ड दिख रहा है आपको, टीबी बैक्टीरिया मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बंधुओं, तो फेफड़े को करता है। हालांकि अन्य अंग और ऊतक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है किसको करता है, तो फेफड़े को करता है। संक्रमण का तरीका वायुजनित खांसने, छींकने, थूकने के माध्यम से फैलता है। उच्च जोखिम वाले समूह, कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो इसके सबसे पहले शिकार हो सकते हैं। HIV से संक्रमित, कुपोषण, मधुमेह, धूम्रपान और शराब का जो सेवन करते हैं वो सबसे पहले इसके चपेट में आते हैं और निकल जाते हैं। फिर विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की याद में मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। उस समय जब WHO का रिपोर्ट आया था तो मैंने आपको टीबी समझाया भी था। 24 मार्च के समय जब न्यूज़पेपर डिस्कशन हमने किया था तो उसमें हमने टीबी पर डिटेल में बातचीत की थी। ओके, आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है कि अब इसको लागू कर दिया जाए भारत में। टीबी की रोकथाम के लिए इसमें उच्च जोखिम वाले लोगों की जांच, मामलों का शीघ्र पता लगाया जाता है, और बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन का टीकाकरण भी शामिल है। BCG वैक्सीन इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बंधुओं, BCG वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी क्या होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का मतलब क्या होता है। MDR टीबी रोग टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन की प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ऐसे मरीज जो इन 2 दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जो उनको MDR में रखा जाता है। जो सबसे प्रभावी प्रथम पंक्ति के टीबी उपचार की दवाएं, सबसे बेसिक दवा यही है टीबी का, लेकिन इससे अगर आपका रेसिस्टेंट क्रिएट हो गया है तो उनको MDR टीबी कह दिया जाता है। बीपाम राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। इस कदम से देश में जो MDR के मरीज हैं उनको सही किया जा सकेगा, और ICAR और राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान चेन्नई द्वारा समन्वित एक अध्ययन ने 90% अधिक का इलाज दर प्रदर्शित किया है। 90% से अधिक का क्योर रेट है इसमें, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रांतिकारी होगा ये। इससे मृत्यु दर आमतौर पर 14-17% तक होती है, जो घटकर 3 से 4% रह जाती है। नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट इसमें 14 से 17% है, जो इस नए संयोजन के कारण से 3 से 4% रह जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितने सारे लोगों की जान बचा पाएंगे हम।
इसलिए ये क्या है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। आप ये देख ही सकते हैं भारत में किस तरह के केस आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। WHO के अनुसार दुनिया भर में हर दिन 3500 लोग टीबी का अपनी जान गंवाते हैं। लगभग 30,000 लोग टीबी के जीवाणु से संक्रमित होते हैं। 1.8 बिलियन लोग या विश्व की 1/4 जनसंख्या टीबी से संक्रमित है, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों में सुप्त टीबी है। 10 मिलियन लोग सक्रिय टीबी से पीड़ित हैं दुनिया भर में, और जो एशिया के देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसके मरीज पाए जाते हैं। एशिया के जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसके अलावा अफ्रीका में पाए जाते हैं भारी मात्रा में। बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज हैं। सबसे ज़्यादा निम्न 8 देशों में ही पाए जाते हैं। दुनिया के आधे मामले इन्हीं 8 देशों में हैं। इसमें भी भारत में 27% है। अकेले भारत में वैश्विक टीबी के 27% मामले हैं। उसके बाद इंडोनेशिया में 10% मामले देखे जाते हैं। सघन पॉपुलेशन वाला जो देश होगा वहाँ पर भारी मात्रा में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, और हाइजीन और सैनिटेशन भी इससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ है आपका पीटी फैक्ट है। अगला जो है टाइफून याजी, इसका क्या नाम है, याजी नाम है, जिसने चाइना में अपना लैंडफॉल किया है, मतलब चाइना से टकराया है ये टाइफून। ये इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। क्या इसमें बोला गया है कि जो याजी है ना, आज के जो न्यूज़ में अलग अलग जगहों पर मैंने देखा, इसमें 200 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद की जा रही है। इसका तीव्रतम माना जा रहा है, इसको खतरनाक लेवल का माना जा रहा है। इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। टाइफून क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया में, दक्षिण चीन सागर में या चीनी सागर में जब कोई साइक्लोन बनता है तो उसको टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज, अमेरिका में हरिकेन, और भारत में चक्रवात कहते हैं, और उसका नामांकन भी किए जाते हैं। इसको नाम बस ध्यान में रखिएगा। याजी का नाम ध्यान में रखिएगा, यागी का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है अपना, तो पैरा ओलंपिक में शानदार हमने किया है, अद्भुत किया है। पैरा ओलंपिक पर हम लोग 20 से 25 करोड़ मात्र खर्चा करते हैं, उसमें हमने 26 मेडल अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। और जो ओलंपिक होता है उस पर 500 करोड़ से ज़्यादा का हमने खर्चा किया है, और उसमें पदक तो कितने आए वो तो आपने देखा ही। कल फिर से भारत को एक गोल्ड मिला है। भारत को अब तक 6 गोल्ड मिल चुके हैं। शानदार रहा है ये हमारे लिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कंट्री को अभी कितना मेडल मिला है, 26 मेडल मिल चुका है, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है। शानदार हमारा प्रदर्शन रहा है, अद्भुत प्रदर्शन रहा है। आने वाले दिनों में किसी वीडियो में हम लोग जितने खिलाड़ी को अभी तक मिला है उन सभी का डिटेल में नाम और उनके पदक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पैरा ओलंपिक में हमने अद्भुत प्रदर्शन किया है, पिछले साल भी हमने किया था। 25 से ज़्यादा मेडल हम क्रॉस कर पाए हैं पैरा ओलंपिक में। प्रवीण जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है, आप देख ही सकते हैं, जंप के लिए इनको मिला है। प्रवीण नाम है इनका, इनको गोल्ड मेडल मिला है पैरा ओलंपिक में। ओके, इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा। बाकी एक वीडियो में हम लोग पूरा पैरा ओलंपिक को कंक्लूड करेंगे, जिस प्रकार से ओलंपिक को किया था। कितने मेडल मिल चुके हैं अभी तक, 26 मिल चुके हैं, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है कि यूरोपियन जो यूनियन है और भारत की जो सरकार है, ये अपने मिलिट्री जो हमारे रिलेशन है, सैन्य रिलेशन है, इसको और भी ज़्यादा गहरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे जो मिलिट्री रिलेशन होंगे इसको और भी ज़्यादा नए स्तर तक ले जाना है। दरअसल में यूरोपियन यूनियन जो है और भारत जो है, इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो इंडो पैसिफिक एरिया में है। इसीलिए हम दोनों जो है आपस में कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। भारत की एक टीम गई थी, डेलीगेशन की एक टीम गई थी, जिसने ये देखा कि यूरोपियन यूनियन में किस प्रकार से सिक्योरिटी और डिफेंस का काम किया जाता है, वहाँ पर मैकेनिज्म क्या है सिक्योरिटी और डिफेंस का, उसी को लेकर भारत की एक टीम गई थी। जो कौन लीड कर रहा था टीम को, तो इनका नाम है मुआनपुरी साइवी। ये भारत सरकार के एक अधिकारी हैं, इन्हीं के लीडरशिप में वहाँ पर टीम ने विजिट किया है। तो बस आप ध्यान में रखिएगा कि इनके जो लीडरशिप में टीम ने विजिट किया कहाँ, तो यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स गए थे, बेल्जियम गए थे, और इन्होंने देखा है कि यूरोप का जो डिफेंस सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है, यूरोप का जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से काम करता है। बाकी भारत और यूरोपियन यूनियन के अच्छे रिलेशन हैं, और भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने वाली है। व्यापार में भी हम अच्छा कर रहे हैं, मिलिट्री में भी अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है चीन फैक्टर दोनों के लिए मायने रखता है, और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक एरिया में भी दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं। इसीलिए हम दोनों समान रूप से इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। अगला है कि क्वाड के जो लीडर्स हैं इनका मिलना कब है, तो 21 सितंबर को अमेरिका में ये मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होस्ट द लीडर्स ऑफ US
यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया अहेड ऑफ यूएन मीटिंग। और इन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, जब यूएन की मीटिंग होती है कहाँ पर, तो सितंबर में अमेरिका में होती है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ही होस्ट करेंगे, जिसमें 4 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। क्वाड में कौन कौन शामिल है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। कहाँ पर मीटिंग हो सकती है, तो मीटिंग हो सकती है यूएस में सितंबर 21 को संभावित की जा रही है। बातचीत का मुख्य मुद्दा क्या रहता है, अगर हम लोग क्वाड की बात करें तो क्वाड में मुख्य रूप से मुद्दा रहता है साइबर को लेकर मुद्दा रहता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को लेकर मुद्दा रहता है, डिजास्टर रिलीफ रहता है, हेल्थ रहता है, क्लाइमेट रहता है, उसके अलावा सैन्य मुद्दे भी रहते हैं। चीन भी एक मुद्दा रहता है क्वाड के समिट में। तो 21 सितंबर को ये समिट हो सकता है कहाँ पर, तो ये समिट हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत के प्रधानमंत्री ही होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। प्रतिवर्ष जाना पड़ता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बिहार स्पेशल से संबंधित है। बिहार में कुछ इन्वेस्टमेंट आए हैं, कई सारे जगहों पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। उसके बारे में छोटा सा पीटी फैक्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए क्या है कि बिहार में मेगा इंडस्ट्री प्लेयर्स, छोटा वीडियो आज इसलिए था क्योंकि कम टॉपिक थे। हाल ही में बिहार को वर्ष 2022-2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 2016 तथा 2022 के बीच में 2,500 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। देखिए 2016 से 2022 में कितना मिला था, तो 2,500 करोड़, मात्र 2,500 करोड़। और 2022 से 2024 में कितना मिला है, तो 12,000 करोड़। ये क्यों मिला है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि बिहार सरकार ने कोशिश किया है, अलग अलग जगहों पर निवेश को लेकर समिट आयोजित किए गए हैं। पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था पटना में। तो जब बिहार सरकार ने काम नहीं किया तब कैसे निवेश प्राप्त होता, जब अब काम कर रही तभी तो निवेश प्राप्त हो रहा है। ये काम 2004 से ही क्यों नहीं किया गया, 2015 से ही क्यों नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं किया, कि कोई इसका पूछने वाला है ही नहीं। देखिए आप कितने सारे इन्वेस्टमेंट आए, 12,000 करोड़ कोई कम नहीं होता है। दिसंबर 2023 ईस्वी में 50,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया था बिहार ने। तो यानी कि अपने पास पोटेंशियल तो है, कमी किस चीज़ की थी, तो इच्छा शक्ति की थी। जो इच्छा शक्ति अगर सरकार अब दिखा रही है तो उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं हमें। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना, ये 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पेप्सिको जो बेगूसराय में है उसमें 550 करोड़ का है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री पटना में 250 करोड़ का है। ताज सिटी सेंटर पटना 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है। निवेशक में ब्रिटानिया, पेप्सिको, टाटा समूह, मेदांता जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। क्षेत्रीय केंद्र फोकस के रूप में कौन सा है, तो मुख्य रूप से कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल हो गया आपका, चमड़ा लेदर इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट उद्योग में अच्छे खासे निवेश आए हैं। प्रमुख परियोजनाओं में अमजा सीमेंट की तरफ से 1600 करोड़ रुपए की इकाई, टाटा समूह का ताज होटल और मेदांता का अस्पताल शामिल है। निजी खिलाड़ियों के आने से स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे सरकारी अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा। अगर निजी हॉस्पिटल वो भी अच्छे ग्रेड का अगर शुरू होंगे तो जो सरकारी हॉस्पिटल है उस पर दबाव थोड़ा सा कम होगा। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण बिहार की ताकत को भविष्य के निवेश वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत भरपूर पोटेंशियल है अपने पास में, और फूड प्रोसेसिंग को लेकर अलग अलग जगहों पर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। जैसे बेगूसराय में जो पेप्सिको ने लगाया है तो उसमें भी क्या है, तो उसमें भी फूड प्रोसेसिंग का भी काम होगा। उद्योगों के लिए सरकारी पहले, राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों 5,000 एकड़ की भूमि बैंक बनाया है। 7,592 एकड़ भूमि पट्टे पर भी दी है। कंपनियों को ये बोलती है कि भूमि पहले से ही तैयार है, आप आइए, आपको हम ऑप्शंस देंगे, अपना ऑप्शन चुनिए, अपने ही हिसाब से निवेश कीजिए। निवेश की परम आवश्यक है बिहार में। इससे क्या होगा, इससे 3 से 4 चीज़ें होंगी मुख्य रूप से। पलायन की समस्या जो है वो कम हो जाएगी, जो गरीबी की समस्या है ये भी कम हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकता है, राज्य में पोषकता में सुधार हो सकता है, वर्क कल्चर सही हो सकता है, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य का सामाजिक वृद्धि भी हो सकता है। जातिवाद जैसी चीज़ें भी कम होती हैं जब निजी सेक्टर आते हैं और भरपूर मात्रा में कॉरपोरेट कल्चर बनता है। तो 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, बक्सर विशेष आर्थिक क्षेत्र की योजना बनाई गई है। बिहार के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, तो पश्चिमी चंपारण बक्सर में बनाया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण बक्सर में ध्यान में रखिएगा, इसको पूछेगा पीटी एग्जामिनेशन में। चुनौतियाँ, प्रगति के बावजूद निवेशकों की भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी, श्रमिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो चुनौतियां होंगी ही। सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ाने, सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि जो उद्योगपति हों उनको भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर सारा कुछ उनका हो जाए। सरकारी प्रोत्साहन भी बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आपके लिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।
अगर आपको 71 बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग में ऐड होना हो या बीपीएससी पीटी के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।